ठीक है, तो ये हो गई मूवेबल, ये हो गई फिक्स्ड, और ये हो गई ड्यूल। तो आज सारे नोट्स बनाते जाना, ये फाइनल नोट्स बन गए। जो ड्यूल साइन की राशियां होती हैं, तो भाई हम कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, जैसे मैंने बात करी थी ना कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, मूवेबल की तरफ जाएगा या ड्यूल की तरफ जाएगा। तो वो जो मतलब ड्यूल, फ्लेक्सिबल होगा, कभी हाँ वो, ड्यूअल हाँ कभी हाँ, फिक्स्ड। मगर हम कहते हैं कि जो ड्यूल राशियां होती हैं, अगर वो, ध्यान से समझना, 0 से 15 डिग्री के बीच में होंगी, तो वो, बेटा तो मुझे पूरी मेरी तो है बेटा, मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो वो मैडम फिक्स की तरफ जाएंगी, और 15 से 20 डिग्री के बीच में होंगी, तो वो मूवेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। फिर हमने बात की थी राशियों के तत्व की। ठीक है, तो हमने कौन कौन से तत्व थे? फायरी, फायर, अर्थ, वाटर, अर्थ, अर्थ, इसको ना ऐसे ही याद रखो, फायर, अर्थ, एयर एंड देन वाटर। ठीक है मैडम, जिससे कि आपको याद रहेगा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल। फिक्स्ड, मूवेबल और ड्यूल नहीं है, मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूल याद रखना है। ठीक है जी, तो फायरी कौन सा होगा? बड़ा सिंपल सा, वही सिद्धांत आ गया। एक 1 2 3 4 वाला। 1 2 1 3, 5। 1 2 3 4 1 5 आ गया, और 9 आ गया। 9 ऐसे ही 2 आ गया, 6 आ 6 गया, और 10 आ गया। 3 3 आ गया, 7 3 7। 7 11 आ गया, 4 8 12 आ गया। तो ये हो गए राशियों के तत्व। ठीक है, ये हो गए स्वभाव। सारी रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो तो पता ही है कि सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है ना, ऑड और इवन, है ना। तो ये तो बड़ा, सम और विषम तो आप लोगों को पता ही है कि सम और विषम होता क्या है। ये तो बड़ा सिंपल है ना, इवन और odd। तो इवन और ऑड में तो कोई दिक्कत है नहीं। राशियों के डायरेक्शंस आपको पता ही है। हाँ। डायरेक्शन को भी हम किस तरीके से याद रखते हैं? ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। सर डायरेक्शंस का यूज वही होगा जो आपने वो बताया कि नंबर टोटल करना, बस उसके अलावा तो नहीं हुआ। मैडम अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अब आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बेटा दे गया कुल्फी। सर आप कुल्फी को, मेरे लिए वो मेरी मेड मैगी बना के ला रही। फिर ठीक है। तो डायरेक्शन 1 2 3 4, सिंपल। 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई डायरेक्शन। ठीक है जी, बड़े बड़े ले ले, अरे सर खा लो ना, खा लो खा लो। बस हो गया। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस के बाद हम बात करेंगे, वो हमने अभी तक बात करी नहीं थी, अब हम बात कर लेते हैं। एक मैडम राशियों का ना, जैसे आपने सुना होगा सात्विक, सात्विक भोजन खाना चाहिए। आप तो जैसे पता है ना, आप तो जैन धर्म में भी हैं, तो सात्विक होता है, दूसरा क्या होता है? राजसिक। राजसिक और तामसिक। हाँ, राजसिक और होता है तामसिक। ठीक है, तो राशियों की भी इसी तरीके से होती है। जो सात्विक राशि होती है वो होती है कर्क यानी कि 4 नंबर राशि, सिंह यानी कि 5 नंबर राशि, धनु यानी कि 9 नंबर राशि, और मीन यानी कि 12 नंबर राशि। तो इसको आप जानते ही हैं, ये मून है, ये सन है, और ये दोनों जुपिटर है ना। तो ये सात्विक खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और राजसिक में कौन कौन आ जाएंगे? राजसिक जैसे कि राजसिक का मतलब होता है वो खीर पूड़ी पकौड़े पकवान, है ना, थोड़ा मीठा शीठा पसंद होता है। तो राजसिक तो हमारे यहाँ पर दो ही प्लेनेट हैं,
एक तो वीनस यानी कि 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, हम्म ठीक है। और दूसरा मैडम बच्चे को बड़ा पसंद होता है चार, ये है ना, मरकरी यानी कि 6 नंबर राशि और 3 नंबर राशि, 3 और 6। तो ये इनको राजसिक खाना पसंद होता है, ठीक है। इसका हम आगे चल के यूज करेंगे, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना। और तामसिक कौन से हो गए, बाकी जो बच गए, कौन कौन से बच गए, मंगल यानी कि 1 और 8, और शनि 10 और 11, ठीक है मैडम। हम्म तो इनको तामसिक, तामसिक मतलब होता है गर्म खाना, है ना, गर्म, ठीक है। गरम हो गया, चिकन हो गया, ये हो गया, है ना, इनको तामसिक खाना पसंद होता है। तो तामसिक को वैसे जोड़ा गया है गरम खाने से, है ना। गरम मतलब जैसे मसालेदार, मसालेदार बहुत चटपटा मसालेदार खाना, उसे हम तामसिक खाना कहते हैं, उसे राजसिक नहीं कहते, उसे हम तामसिक खाना कहते हैं। ग्रहों के आपको रंगों के बारे में पता ही है, हाँ जी, आप सारे प्रकार। ठीक है। तो मुझे मुझे एक बार सारे कलर कलर बताओगे कि भाई किसका कौन सा कलर कलर होता है, बता दो। सर सूर्य है तो लाल ऑरेंज, बताओ 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 बताओ। मून वाइट, देखो मैडम, मरकुरी सूर्य, हरा। देखो सूर्य, सन को ले लेते हैं, दोबारा से ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं केसरिया, अच्छा। ठीक है। ये ऑरेंज टाइप का हो जाता है ना, हमारा केसरिया और ऑरेंज में फर्क है। हमारा जो हमारा जो रंग है, भारत कहता है ना केसरिया, और हमारे झंडे का रंग है हाँ, चंद्रमा, जो मून होता है वाइट। उसे व्हाइट, सफेद, मरकरी ग्रीन। हरा, मंगल लाल। लाल, ठीक है। मंगल हो गया लाल, बृहस्पति पीला या सुनहरा, सुनहरा भी होता है कुछ। हाँ, ठीक है। थोड़ा सुनहरा सा भी, थोड़ा पीले पीले से शेप में, पीला पीला सा लगता है ना सुनहरा भी कलर, थोड़ा सा सुनहरा पीला टाइप का। सुनहरा, अच्छा। हाँ, शुक्र, वाइट। व्हाइट से भी जोड़ते हैं इसको, व्हाइट। और शनि काला। काला, ठीक है। और राहु केतु भूरा। भूरा, चितकबरा, है ना, स्मोक, स्मोक कलर, स्मोक, स्मोकी। स्मोकी कलर, है ना, स्मोकी कलर, कलर जो होता है स्मोक। तो ये होते हैं इनके कलर, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो चीजें कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक। चलो, यहाँ पर हम इन चीजों को करते हैं थोड़ा सा क्लियर, क्लियर और ड्राइंग करते हैं। इसके बाद मुझे दृष्टियां तो याद है, हाँ जी। दृष्टि में तो कोई डाउट नहीं है, देख लेते हैं फिर भी, चलो आज जब टेस्ट चल ही रहा है तो पूरा ही करेंगे। हम्म मैडम सभी प्लेनेटों की 7th दृष्टि सेवेंथ होती की है, होती दृष्टि होती है। है। जुपिटर, राहु, मार्स की मार्स बताओ, की चौथी, सातवीं, आठवीं। चौथी, 7वीं और 8वीं। साटन की तीसरी, पांचवी, सातवीं। तीसरी, मैडम साटन 7वीं और 10वीं। सर 3, 7, 10। साटन, ठीक है। जुपिटर पांचवी, सातवीं, नौवीं। 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये हो गई इनकी दृष्टि, ठीक है। इसके बाद आपने जो मैंने आपको एक चार्ट दिया था, उसमें मैंने दिग्बल भेजा हुआ है आपको, एक दिग्बल। एक मिनट, नोट्स उठा रहा कोई बात नहीं, हूँ। अब देखते जाओ, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है लास्ट में ऊपर, ऊपर टॉप पे दिग्बल और निर्बल लिखा होगा।
मैं दिखाऊं? आपने शायद पुराना निकाल रखा होगा, मैंने नया पुराना है भेजा था ना, मैंने नया निकलवा देना। तो हर प्लेनेट को कहीं ना कहीं दिग्बल अच्छा महसूस होता है, यानी कि बलवान महसूस होता है, और कहीं पर वो अपने आप को वीक महसूस करता है। ठीक है, हर प्लेनेट। अगर हम प्लेनेट की बात करते हैं, ये तो सूर्य, सन, सन को 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त हो जाता है, और उसी के सेवंथ सामने, यानी कि उससे सेवंथ में, तो उसके सेवंथ में क्या पड़ेगा? फोर्थ पड़ेगा, है ना, उससे 7 घर आगे, तो वहां पर वो निर्बल हो जाता है। इसी तरीके से मून जो होता है वो चौथे में दिग्बल हो जाता है, तो 10वें में निर्बल हो जाएगा। सिंपल सा। जो मार्स होता है 10वें में दिग्बल प्राप्त होता है उसे, हम्म तो चतुर्थ में निर्बल हो जाएगा। सिंपल। हम्म जो मरकरी होता है उसको प्रथम भाव में, 1 में, और 7 में निर्बल हो जाएगा, इसका मतलब। हम्म जो जुपिटर होता है उसको भी पहले भाग में दिग्बल प्राप्त होता है, तो 7वें में निर्बल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर खराब माना गया है जुपिटर को 7th में। अब बात समझ गए जो मैं कहता हूँ? 7th में जुपिटर आ गया तो खराब हो जाएगा, 7th में जुपिटर आ गया तो खराब हो जाएगा, तो वहां पर वो निर्बल हो जाता है। और जो निर्बल होगा तो फिर वो पीटा पीटी चालू चालू कर देता है। वीनस को 4th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है, और 10th भाव में निर्बल हो जाता है। वीनस को काम कुम करना ज्यादा पसंद नहीं है ना। 10वां भाव कार्य क्षेत्र होता है, कर्म होता है, कैरियर होता है ना। हम्म तो और इसी तरीके से शनि को 7th भाव में दिग्बल प्राप्त होता है, हम्म और 1st हाउस में निर्बल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया दिग्बल और निर्बल। इसको हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रख के। तो पर इसका इतना ज्यादा यूज क्या है? हाँ, इसका ना, जब तो हम जैसे मान लो किसी का, जब जब हम किसी की कुंडली देखेंगे, जब हम किसी की कुंडली देखेंगे, तो हम देखेंगे कि भैया सूर्य, सूर्य बैठा हुआ है 10वें भाव में, भाई दिग्बल प्राप्त है उसे, मतलब वो थोड़ा सा बलवान है, थोड़ा सा हेल्दी है, मतलब हेल्दी है सूर्य। तो हम यहाँ पर इस तरीके से दिग्बल और इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, और यही अगर बेसिक समझ आ गए तो एस्ट्रोलॉजी सिंपल है। बेसिक से ही बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मैं कहता हूँ 80% प्रिडिक्शन बेसिक से ही हो जाएगी। अब आते हैं राशियों की मूल त्रिकोण राशि, जो हमने बात करी थी, है ना, जो हम बात कर रहे थे भाई, मूल त्रिकोण राशि जो हम आप कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आती। तो मूल त्रिकोण राशि, तो अगर हम मूल त्रिकोण राशियों को लेते हैं तो सूर्य की तो एक ही राशि होती है। वो तो, 5वीं। तो एक हम बना लेते हैं चार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी। तो सूर्य की 5 नंबर की राशि होती है, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी सेम होती है। ठीक है जी। अब मैडम मूल त्रिकोण राशि में ना एक कॉन्सेप्ट और है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है अभी तक, मगर मैं आज उसको करवाऊंगा, मैं उसको आगे चल के बताता हूँ, मगर आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाते हैं तो इसीलिए बताता नहीं हूँ। वैसे तो अगर हम सूर्य को यहाँ पर देखते हैं तो हम कहते हैं कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। 90% एस्ट्रोलॉजर क्या, 98% एस्ट्रोलॉजर ऐसे कहते हैं। ठीक है। हम्म तो मगर इसका एक थोड़ा सा एक स्टेप अप भी वर्जन है, मैं वो बता देता हूँ, अगर ध्यान रख सको तो ध्यान में रख लेना, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब उससे प्रिडिक्शन 0 से 20 डिग्री के बीच में होगा सूर्य, तो ही मूल त्रिकोण में माना जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है वो होती है 2, यानी कि वृष राशि। ऐसे करके बनाते जाओ आप, जैसे मैं बता रहा हूं। अगर चंद्रमा 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होगा, डिग्री आपको पता ही है, तो हम कहते हैं कि चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में है। इसी तरीके से जो मंगल की, अब मंगल की कितनी राशि होती है? 2 राशि होती हैं। वो होती है, एक, बट इसमें 1 नंबर वाली। हाँ, 1 नंबर वाली उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। ठीक है, तो और इसमें भी
0 से 12 डिग्री के बीच में होगा तो ही मूल त्रिकोण माना जाएगा, मगर मानते नहीं है लोग, ठीक है। फिर से मरकरी की मरकरी की भी दो राशि होती हैं, इसमें 3 आप और 6, तो इसमें 6 नंबर राशि, ठीक है। तो 6 नंबर जो राशि होती है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो हम मरकरी को यहाँ पर लिख देते हैं और इसकी मूल त्रिकोण राशि में लिखते हैं 15 से 20 डिग्री के बीच में, बस तो ही मूल त्रिकोण राशि में माना जाएगा। ऐसे ही जुपिटर की दो राशियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? 9 और 12। 9 और 12, इसमें 9 तो नंबर। इसकी 9 नंबर इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, ठीक है जी। और इसमें भी वो 0 से 10 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण माना जाएगा। शुक्र की मूल त्रिकोण दो राशि होती है, 7 शुक्र कोई। की 7 नंबर। तो वीनस को ये वाली राशि पसंद है, वीनस। तो वीनस की मूल त्रिकोण राशि हो गई, इसमें वो 0 से 5 डिग्री के बीच में होगा तो मूल त्रिकोण में माना जाएगा। और शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, मैंने उसमें गलत लिखा हुआ है, कुंभ, ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना, कुंभ होती है, ठीक है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, पेंट पुंट करने में शायद गलत हो गई, मैंने दोबारा जो नया पेज भेजा उसमें ठीक करके भेजा हुआ है। तो 0 से 20 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हो गई शनि की मूल त्रिकोण राशि में। इसके बाद जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था वो था ग्रहों की उच्च और नीच की राशियां। तो पता सब है वो आपको, पेपर लिखा हुआ है सारा, बता है ना? देते तो वो आपको लिखा हुआ है। तो हैं। सूर्य की हाँ, बताओ सूर्य की है एरीज पहली नंबर और 7वां नंबर, 7वें नंबर मैडम। पर नीच की पहुंच जाती है। आप हाँ, तो अब ये हो गया, यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 ठीक पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। 8 9 10 11 और ये हो गया 12। तो ये हो गया सूर्य यहाँ पर हो जाएगा उच्च का और यहाँ हो जाएगा नीच का, ठीक है जी। अब बताओ सूर्य के बाद चंद्रमा का बताओ। चंद्रमा से टॉरस में उच्च का हो जाएगा। चंद्रमा टॉरस में उस तो चंद्रमा टॉरस में उच्च का होगा। हाँ, तो 2 नंबर में उच्च का है, हम्म। पक्का? हाँ हाँ सर। और से देख लो 7वीं राशि, 1 2 3 4 5 6 मैडम, 7। चंद्रमा वृष में उच्च का होता है, 2 हाँ, नंबर तो। वृषभ वृषभ तो बोल रही हूँ मैं आपको, आप टॉरस वृषभ। बोली थी, आपने टॉरस बोली थी। सर टॉरस वृषभ होता है। मैडम टॉरस वृषभ में, अच्छा टॉरस, हाँ सही है। तो ठीक है, तो 2 नंबर की राशि में चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाएगा और 8 नंबर में नीच का हो जाएगा। और 8 नंबर में हो जाएगा नीच का, ठीक है। मंगल मंगल उच्च का हो जाएगा, ये मकर आपका में, तीसरा नंबर। मकर तीसरा में नहीं होगा। 10 नंबर में 10 नंबर सर, मेरे को लगा वो क्लॉकवाइज है। ना। मंगल 10 नंबर में उच्च का हो जाता है, और ये आपका मून में ये चौथे नंबर कर्क में नीच का। कर्क नीच का हो जाएगा, सिंपल। और जुपिटर जुपिटर हमारा कर्क कर्क में में उच्च का हो जाता है हो जाता है और इसी में ही 10 नंबर में नीच का हो जाएगा। और जुपिटर 10 नंबर में हो जाएगा नीच का, ठीक है जी। शुक्र 12 नंबर में उच्च का हो जाता है, शुक्र हाँ 12 नंबर में। तो किस में नीच का हो जाएगा? सर 6 छठे नंबर नंबर में, में वर्गों में। वर्गों में नीच का हो जाएगा, अपने से 7th में, ठीक है। और शनि, शनि 7वें में उच्च का। शनि 7वें में उच्च का हो जाएगा और मेष में नीच का हो जाएगा। हाँ। यहां तक समझ आया? तो यहाँ अब हम इससे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताया था, देखो मैडम, अब आती है जो हम मित्रता की बात करते हैं, है ना, मित्रता, मित्रता और शत्रुता, वो चार्ट याद है ना आपको? मतलब उस वाले चार्ट को हमेशा ध्यान में रखना कि मित्रता और शत्रुता होती क्या है। मित्रता और शत्रुता, शत्रुता से ही सारी चीजें बनती हैं।
और एक मैंने बताया था तत्कालीन मित्रता और तत्कालीन शत्रुता। 3 घर आगे तीतर, 3 घर तीतर, तीन पीछे तीतर, ठीक है। तो अब जब भी हम किसी की कुंडली देखेंगे तो मित्रता और शत्रुता का ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था उस दिन, तो उसको थोड़ा सा समझाने, उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मैंने शायद, मुझे पढ़ाने में शायद मुझे वो टॉपिक, मैंने जल्दबाजी तो नहीं पढ़ाई, मैंने डीप में ज्यादा पढ़ा दिया, तो आपको इसलिए लग गया। अब आप ये सोचो, देखो ध्यान से समझना, अगर कोई यहाँ पर कोई लगन है, तो ये लगन कौन है? ये शुक्र। वीनस है, शुक्र का। तो शुक्र के लगन में जो उसके मित्र होंगे वो अच्छे रिजल्ट देंगे, करेक्ट। हम्म। और जो शुक्र के लगन में जो उसके शत्रु होंगे वो खराब रिजल्ट देंगे। तो अगर हम वीनस का चार्ट बनाते हैं, तो देखो इसी से ही जो आपकी मित्रता और शत्रुता वाला चार्ट है ना, वो सामने रखना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ध्यान से समझो, देखो शुक्र के मित्र कौन कौन है। देखो अब जो त्रिकोण के अंदर बैठे हैं वो मित्र मित्र भी तो दिखाई दे रहे हैं आपको, यही यही तो मित्र हैं शुक्र के। मर्क्यूरी, सैटर्न बस, और बाकी रेड राहु केतु। है ना। अब मरकरी एंड सैटर्न देखो मित्र हैं, तो देखो ये इसके लिए, इस कुंडली के लिए जो ये लगन की कुंडली है, इस कुंडली के लिए शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। ये था कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई वो उसमें अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। तो भाई अब जब कोई मित्र है तो मित्र की लगन के लिए तो अच्छा रहेगा ना, मैं आपका मित्र हूं या आप मेरे मित्र हो, तो आप मुझे अच्छे परिणाम दोगे। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे समझूंगी, ठीक है जी। यहां तक ये वाला कॉन्सेप्ट सब सब समझ आया। और हाँ बाकी जी। जो प्लेनेट है, और हमने कहा था कि जो त्रिक के लॉर्ड होते हैं, त्रिक, तो सर अब मुझे वो त्रिक वाला एक बार कॉन्सेप्ट बता दो, क्या था त्रिक उपचय क्या था? चलो हाँ त्रिक उपचार करवा देते हैं। अब आप दोबारा से वो सारे दोबारा से समझो। मैडम कुंडली के अंदर लिख लो इन्हें। सबसे पहली बात की जो पहला नियम है शुभ भाव, शुभ हाउस, है ना। वो होते हैं पहला, चौथा, एक, सातवां, एक, दसवां। 5 और 9, 1, 5, 9 ये होते केंद्र। हैं शुभ, ये होते हैं शुभ हमेशा, ठीक है। इसके बाद होते हैं समभाव, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, न्यूट्रल हाउस। चौथा, सातवां, 10वां, दूसरा, 12वां और 8वां, ये न्यूट्रल हाउस होते हैं एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। इस घर के जो भी लॉर्ड होंगे वो न्यूट्रल भी इनको हम न्यूट्रल मानेंगे एक बार में, ध्यान से समझना। इसके बाद होते हैं त्रिशिडाया, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, त्रिशडाया। त्रिशिडाया क्या होते हैं? तीसरा, छठा और 11वां, ठीक है जी। ये होते हैं त्रिशिडाया भाव, इनको हम हमेशा त्रिशिडाया कहते हैं। चौथा नियम है त्रिक भाव, त्रिक, छठा, 8वां और 12वां, ठीक है जी। इसके बाद होते हैं उपचया, ये कॉम्बिनेशन बना रखे हैं भागों के, ठीक है, अलग अलग भागों के। तो जो जो भी त्रिशिडाया भाग होते हैं उसमें 10वां भाव और ऐड हो जाता है, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ठीक है जी। से हम उपचया भाव कहते हैं। धन भाव कौन सा होता है? पांचवा, मैडम दूसरा और 11वां। दूसरा, 11। विष्णु स्थान कौन से होते हैं? 1, 5, 9, 5, 9। विष्णु स्थान होते हैं 1, 4, 7 और 10। सर विष्णु या केंद्र होते हैं वो तो? मैडम उनको केंद्र भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, केंद्र भी, ओके। केंद्र स्थान, ठीक है। मैंने एक बार वो राजयोग पढ़ाए थे, जब विष्णु स्थान बताए थे ना,
इसीलिए मैं दोबारा से याद करा रहा हूँ। लक्ष्मी स्थान कौन से होते हैं? सब 5 9। 1 5 और 9। केंद्र, त्रिकोण भाग। मारक कौन से होते हैं? 2 and 7। 2 और 7। तो ये आपको पता लग गया, ये है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो इनको हमेशा से, जब भी हम कुछ बातें करेंगे तो इनको हमेशा से ध्यान में रखें। ठीक है। अब हमने पढ़ा था लगभग लगभग राजयोग। क्या पढ़ा था? राजयोग। राजयोग। तो अब आपको पता है कि राजयोग क्या होते हैं, पता है? राजयोग होता है जिसमें प्लैनेट 1 5 9 देखो और देखो 1 4 7 10 में बैठ जाते देखो हैं, संबंध बनाते हैं आपस में। देखो एक तो होता है राजयोग, एक होता है धन योग। मैंने दो बताए थे। अच्छा, मैं जो आपको बता रही हूँ वो धन योग बता रही हूँ। ठीक है। तो राजयोग पहले हम पढ़ते हैं धन योग। तो धन में धन वाला घर ऐड हो जाएंगे ना, धन वाले घर। तो 1 5 9। धन वाले घर बताए थे 2 और 11 दिन। धन मैडम यही तो होता है धन भाव, सेकंड और 11th इनकम और पैसा। ठीक है। अब धन के साथ लक्ष्मी भी मिल जाए, 1 5 9, तो ये धन योग बना देते। ठीक है। ये हमने पढ़े थे। 2 और 1, 2 और 5 का संबंध, 2 और 9 का संबंध, है ना? ये हमने पढ़ ठीक है लिए ठीक है थे। ठीक है, इससे याद आ गया। ठीक है। 1 5 9 और 2 और 11। ऐसे ही राजयोग पढ़ा था हमने। अब राजयोग में विष्णु स्थान ले लेंगे। 1 5 9 के साथ 1 4 7 9। 1 4 7 और 10। 10। और लक्ष्मी स्थान ले लेंगे 1 5 9। 1 5 में। अगर इन दोनों के आपस में संबंध बन जाएंगे, अब तो संबंध बनाने तो आपको आती है ना लगभग लगभग, तो वो होगा राजयोग। योग। ठीक है। एक, पता नहीं मैंने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, तो अगर नहीं पढ़ाया होगा तो हम एक बार उसके साथ दोबारा से क्लियर करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट योग देखना होता है जब भी हम किसी का चार्ट देखते हैं। उसमें हम कहते हैं कि आपने सुना होगा, अरे ये तो पाप कर्तरी योग में है। पाप कर्तरी आपने बताया था। पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी बताया था। और शुभ कर्तरी दोनों बता देते हैं। पाप ठीक है। कर्तरी होता है कोई अच्छे ग्रह के आगे पीछे ना पाप करती ग्रह बैठ जाए। हाँ, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर मरकरी को बैठा दिया और यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठा दिया, और यहाँ पर हमने सूर्य बैठा दिया या शनि बैठा दिया, तो ये हो गया पाप कर्तरी योग। ठीक है जी। मरकरी की पावर खराब हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा कमजोर हो जाता है ना, मतलब हम जोड़ जाए सर वो उच्च का परेशान हो करेगा। जाता है चाहे वो कितना। परेशान, हाँ परेशान करेगा ना। फिर भी पाप कर्तरी योग होता है दोनों तरफ, मैडम आगे पीछे दोनों खराब प्लेनेट बैठ गए, है ना? तो हम इसे पाप कर्तरी योग बोलते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मरकरी के आगे और पीछे शुभ प्लेनेट बैठ जाएं, तो वो कौन सा योग बना देगा? शुभ कर्तरी है। शुभ कर्तरी योग। जैसे कि जुपिटर बैठ गया एक तरफ और चंद्रमा बैठ गया दूसरी तरफ, तो ये शुभ कर्तरी योग बन गया। ठीक है जी। ठीक है सर। और बताओ। सर वो मुझे ना आपने पितृदोष में बताया था ना वो 5th and 9th वाला, वो क्या था? हाँ गुरु चंडाल तो मुझे पता है, जुपिटर हाँ। के साथ राहु केतु बैठ जाए तो हम्म। उसका वो होता है, मतलब ज्ञानवान होता है, गृहस्थ जीवन वीक होता है। हाँ थोड़ा और थोड़ा। चंद्र और सूर्य के साथ वो बैठ जाए राहु केतु तो विष दोष होता है, वो भी याद है। सर मुझे पितृदोष और राहु केतु वाला जो राजयोग है वो एक बार बता दो। हाँ देखो, साढ़े सती में को बिल्कुल क्लियर है, काल सब क्लियर है, मांगलिक क्लियर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पितृदोष।
पितृदोष क्या होता है? अगर सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ राहु केतु। जमा में राहु ओब्लिक केतु में से कोई भी आ जाए। और वो 5 और 9 घर में बैठे। हाँ, वेरी वेरी। अगर वो 5 और 9 घर में होंगे तो हम इसे पितृदोष बोलेंगे, और वरना ग्रहण दोष। ग्रहण दोष। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई राहु, उसकी सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, राहु ग्रहण लगा देते हैं ना सूर्य को, चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। मगर बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं वो मुंह उठा के कहीं भी सूर्य और वो दिख जाए वो अपना पितृदोष गाना गाने गाने लगते हैं, पितृदोष है पितृदोष है, मगर ऐसा होता नहीं है। तो वो आपको देखना है कि पितृदोष बताना है उसको, नहीं बताना, बता दोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं है ना एस्ट्रोलॉजी कि भाई एस्ट्रोलॉजी होती हो कि भाई होती क्या है। अब आते हैं राहु और केतु को, पहले समझो आप राहु और केतु होते क्या है। ठीक है, राहु और केतु के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि राहु और केतु से योग कौन से बनते हैं। राहु है मटेरियलिस्टिक चीज है, भौतिक जगत, भौतिक है ना, मटेरियलिस्टिक। और केतु है अध्यात्म। इसको मटेरियलिस्टिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। राहु है इच्छाएं, केतु है डीप डिजायर, जो छुपी हुई इच्छाएं है ना। तो राहु और केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, ठीक है, राहु और केतु जिस राशि में बैठेंगे उसी राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। इतना सा ध्यान रखो योगों में, अब राहु केतु का योगों को भूल जाओ, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर राहु और केतु मान लीजिए कि तुला लगन है, ध्यान से समझो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राहु यहां बैठ गए। तो वो शनि के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। और शनि इस कुंडली में कैसे हैं? आप यहां पर हमेशा कल भी अभी 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 मैंने बताया था कि शनि ये शुक्र की कुंडली है। और शनि शनि के लिए अच्छा है। देखो शनि इस कुंडली में चौथे घर के लॉर्ड हैं, केंद्र के लॉर्ड हैं और त्रिकोण के लॉर्ड हैं, तो अच्छे हैं ना। तो राहु कैसा है इस कुंडली में? अच्छा है। वेरी सिंपल। अब राहु को यहां से हटा देते हैं, अब राहु को बैठा देते हैं यहां पर। तो जुपिटर की तरह रिजल्ट देगा वो। और जुपिटर इस और कुंडली में कैसे हैं? सर जुपिटर उसका एनिमी है तो अच्छा जुपिटर रिजल्ट इसके एनिमी में है, तो राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। देगा। सिंपल, बड़ा सिंपल हो गया ना राहु का, सारा भी इजी हो गया। हाँ। है ना, बड़ा 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 इजी है। तो मतलब राहु को ऐसे देख के मुंह उठा के ये नहीं बोलना कि भाई राहु खराब है, राहु खराब है। राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। वो कौन से नंबर की राशि कुंडली है हाँ, में वो राहु जिस राशि स्वामी बैठे है उसका मित्र है या दुश्मन है? बस यही लॉजिक है पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का और कोई लॉजिक ही नहीं है। जो मैं कल पढ़ा रहा था वो यही पढ़ा रहा था कि भाई कौन सा प्लेनेट इस कुंडली में अच्छा है और कौन सा प्लेनेट इस कुंडली में खराब है। ठीक है। राहु अगर यहां पर मान लीजिए यहां पर बैठ गए तो तो अच्छा बुद्ध रिजल्ट देगा। मर्क्यूरी की उसमें बैठा है। मरकरी के बैठा, मगर थोड़ा बहुत 12वें का रिजल्ट भी दे देगा, क्योंकि ओके। मरकरी की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या। हम्म। ध्यान से समझो, जो प्लैनेट होगा जो एक जगह तो अच्छी राशि का स्वामी है और एक जगह खराब राशि का स्वामी है, तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि मरकरी इसमें कैसे रिजल्ट देगा? तो मरकरी इसमें कैसे रिजल्ट देगा? मरकरी इसमें ड्यूल रिजल्ट देगा। वैसे तो अच्छे रिजल्ट देगा, मगर कब अच्छे रिजल्ट देगा ध्यान से समझो। अगर मरकरी, देखो, अगर मरकरी जुपिटर के साथ आ जाए
तो खराब रिजल्ट देने चालू कर देगा। यहाँ खराब लोगों के साथ आ गया, 12वें के रिजल्ट देने चालू कर देगा। अगर मरकरी अच्छों के साथ आ जाए, मरकरी और शनि हो जाए, तो भैया शनि इस कुंडली में अच्छे हैं। ठीक है, मरकरी और वीनस हो जाए, बढ़िया है। ठीक है। कंजंक्शन समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर आज, मतलब जो मैं मुझे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था ना, कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि भाई कहां पर कौन से प्लैनेट जब आपस में जुड़ेंगे, तो ऐसे नहीं है कि भाई मरकरी शनि के साथ आ गया तो खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। इस कुंडली में नहीं होगी बुद्धि खराब उसकी। इस कुंडली में तो बढ़िया है भाई, मरकरी भी बढ़िया है। और ठीक है, अगर यही कुंडली, यही राशि 5 होती, सूर्य की राशि होती, तो भैया बट्टा तो धाड़ मैं मार। बताती हूँ, सूर्य हाँ, की राशि होती, तो बना लेते हैं। बना लेते हैं। ठीक है, चलो एक सूर्य का बना लेते हैं। सूर्य 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब बताओ कि पहले तो ये बताओ इस कुंडली में अच्छे प्लेनेट कौन से हैं। सब मून अच्छा है, चंद्रमा अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक 4 बात है। नंबर बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है। मंगल, तो मंगल मतलब हमारा हो गया, मंगल योग कारक हो गया इस कुंडली में, अच्छा, सबसे अच्छा हो गया। हाँ जी। और जुपिटर अच्छा है, तो मतलब जुपिटर अच्छा है इसमें, 9 और 12, 9 और 12, इसको 9 बहुत कुछ और अच्छा है। 12। ठीक है, और जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? देखो जुपिटर इसमें डबल मार मारेगा, ध्यान से समझो। 8वें का लॉर्ड भी है, और कंजंक्शन को समझने की कोशिश करनी है अब आपको, कंजंक्शन को। और जुपिटर 5वें का लॉर्ड भी है, मगर जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? 9 नंबर। 9 नंबर। तो यहां पर जुपिटर 9 नंबर जैसे रिजल्ट तो ज्यादा देगा वैसे, ठीक है। मगर गलती से जुपिटर अगर किसी गंदे लोगों के साथ बैठ गया, और गलती से जुपिटर यहां पर ही बैठ गया, और किसके साथ बैठ गया? शनि के साथ बैठ गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, से गलत हाउस में, हाउस भी गलत है और प्लैनेट भी उसका दुश्मन है। प्लेनेट भी उसका दुश्मन है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका मतलब ये वाला। अब कॉन्सेप्ट समझ आया ये वाला। हम्म। अगर यही जुपिटर यहां पर बैठ जाता और मंगल के साथ बैठ जाता, या यहां बैठ जाता और मंगल के साथ बैठ जाता, तो अपने मित्रों के साथ है ना, अच्छे ग्रहों के साथ है ना। अच्छे लोग सब अच्छे घर में। अच्छे ग्रह, अच्छे घर। घर तो अच्छा नहीं है, त्रिषडाया भाव में बैठा है, सब पहले मगर कहते थे 11th हाउस बहुत अच्छा हाँ होता 11th हाउस अच्छा है। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई अच्छे लोगों का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसलिए अच्छे रिजल्ट दे देगा, है ना हमें। तो मतलब इस तरीके से हम चीजों को डिकोड कर सकते हैं, युतियों को डिकोड, कि भाई कौन सा प्लेनेट किसके साथ बैठा है, किस। तो वो जो प्लेनेट की जो जो डिकोडिंग होगी, वो लगन से डिकोड होगा, वो युतियों से डिकोड नहीं होगा। वो एक प्लेनेट की प्लेसमेंट और उसके संबंधों के ऊपर बात है, कि भाई जुपिटर ने दोनों का रिजल्ट देने हैं, जुपिटर को इस कुंडली में यहाँ के रिजल्ट भी देने हैं, जुपिटर को इस कुंडली में यहाँ के रिजल्ट भी देने हैं। अगर इसकी मित्रता यहाँ शनि के साथ आ जाती है, तो शनि क्या बोलेगा? चलो ये उंगली करते हैं दोनों, तू भी खराब घर का है, मैं भी खराब घर का हूं, तो इसको खराब कर देते हैं। क्यों? अगर यहाँ पर मंगल के साथ बैठ गया, तो मंगल कहेगा भाई मैं तो इसका योग कारक प्लेनेट हूँ, और तू भी वही योग कारक है, तो भैया इसको हम यहाँ के रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। तो खराब के साथ आ जाएगा तो खराब रिजल्ट देना चालू कर देगा, और अच्छों के साथ आ जाएगा तो अच्छों के रिजल्ट देना चालू कर देगा। ठीक है जी, बात समझ गए? यस। तो ये था कॉन्सेप्ट कि क्या, कौन से प्लेनेट किस तरीके के रिजल्ट देता है। और पूछो कहां पर डाउट है। सर एक सेकंड बस, पैसे नहीं, नहीं पर्स निकाल दे सर, एक सेकंड बस, मेट जा हाँ रही है। हाँ, पैसे पर्स निकाल दे। क्या क्या बोल रहा देखो, और गोभी के लिए पैसे पहले पूछ रही हूँ।
तो यस, कंटिन्यू। और पूछो क्या डाउट है। तो ट्रांजिट में ना आप ना वो मैंने कल प्लान वो देख ट्रांजिट को हम ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट तो मैंने करा दिया था, मगर मैं दोबारा कराऊंगा ट्रांजिट को। सब मुझे वो पूरा समझ आ गया था। एक बार आप मुझसे ना जुपिटर का ट्रांजिट या कुछ है वो लियो स्टार ओपन करके एक बार वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लियो स्टार इस पे ओपन नहीं हो पाएगा ना, ओके। है ना। तो मैं ट्रांजिट को दोबारा कराऊंगा, वो जो ट्रांजिट मैंने उसी टाइम बताया था। देखो ट्रांजिट क्या होता है, जहां पर जुपिटर होगा, अभी तो हम ट्रांजिट के ना बहुत सारे नियम है, तो हम उन नियमों को करेंगे। तो ट्रांजिट को तो मैंने जस्ट एक मैरिज वाला पार्ट बताया था, तो इसलिए समझाया था। और मतलब ट्रांजिट को छोड़ो, ट्रांजिट सर अष्टावर्ग ये मैं कराऊंगा दोबारा। आप नवांश में कराओगे कोई, क्योंकि अच्छा अगर मुझसे कोई पूछता है बाई चांस मेरे मंथ कैसा जाएगा, तो मैं ट्रांजिट में जाके देखती हूँ उसका सन कहाँ बैठा है, हाँ फिर उसका अश्रावक देखती हूँ उसमें कितने नंबर है। हाँ मैडम देखो, और सन को देखो, अभी तो आप ऐसे देख लो फिलहाल, अभी सिंपल सा नियम बता देता हूँ कि जहां पर सूर्य है, सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि से अच्छे घरों में है तो अच्छे रिजल्ट दे जाएगा, वरना खराब रिजल्ट दे जाएगा। ठीक है। अच्छा उसको अश्रावर्क में देखिए कि सन जहाँ बैठे अभी वो अश्रावर्क में क्या नंबर है। अभी मत देखो, मतलब अभी हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे जब देखेंगे। मतलब मान लो सूर्य है, जैसे सूर्य घूम रहा है, तो आप उसे मूल त्रिकोण राशि से देखो। मूल त्रिकोण राशि से पांचवें घर के अंदर है तो अच्छे रिजल्ट दे जाएगा, नौवें घर में है तो अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। मूल त्रिकोण राशि से आठवें घर, छठे घर में है। मान लो किसी की कुंडली ये है, जैसे ध्यान से समझो, किसी की कुंडली है, ये मान लीजिए 3 नंबर की, तो हम्म। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, ये कुंडली है। मान लो जो सूर्य का ट्रांजिट चल रहा है यहाँ पर चल रहा है, हम्म। और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, ये। 5 नंबर, हाँ थर्ड हाउस, हाँ पांचवी। तो यहां से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम, 1-8 का संबंध बन गया। तो हमें कैसे पता कि 8th वाला अच्छा होता है। 8 वाला खराब होता है ना मैडम। हम्म। मैंने आपको क्या क्या बताया था, तीसरा, छठा, 3, 6, 8, 6, 8, 12 और बताए थे। 6, 8, 12 भी है, मगर तीसरे को भी मान लो इसमें, ये खराब है। तीसरा मेहनत करवा देगा ज्यादा, ठीक है। तीसरा क्या करा देगा। तो ये जुपिटर का हो किसी को सबसे वो करके देखते हैं। हाँ अभी फिलहाल इस नियम को भी देख लोगे तो भी, मतलब बहुत सारे नियम्स होते हैं उसमें से, ये बड़े बेसिक से और फंडामेंटल और सटीक नियम है, झटके से बता सकते हो आप किसी को, ठीक है। ठीक है। अब मान लो किसी ने चंद्रमा का पूछा, तो हम उसका बताओ। अष्टावर्क में वो भी तो देखेंगे उसका अभी नंबर। अष्टावर्क वगैरह छोड़ दो, अभी मैं अष्टावर्क को करवाऊंगा अभी दोबारा से। अभी आप उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ। जैसे मान लो चंद्रमा, चंद्रमा किसी का यहाँ पर गोचर कर रहा है, मून चंद्रमा, ठीक है। अमूल त्रिकोण है उसकी 4 नंबर। मूल त्रिकोण चंद्रमा की 4 नंबर है या 2 नंबर है, सर 4 नंबर है मूल। पक्का। हाँ दोबारा पक्का। देखो जरा, पढ़ो। अभी अभी अरे लिखवाया है, अरे अभी अभी लिखवाया है, जरा देखो पढ़ो। अरे अभी अभी लिखवाया है। अरे सर मून का 4 नंबर ही तो है। मैडम पढ़ो तो सही एक बार, मैंने क्या क्या लिखवाया है पढ़ना है बताओ। कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी हाँ 2 नंबर है। है ना। मैडम ये चंद्रमा में बड़ा कंफ्यूजन रहेगा हमेशा, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि पढ़ लो एक बार। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, 2 नंबर। 2 नंबर है। तो चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में घूम रहा है, तो व्यक्ति को थोड़ी सी समस्याएं तो देगा, बाहर का योग भोग दे सकता है ना। और अगर ये चंद्रमा यहां पर होता, तो यहां से 1, 2, 3, 4, ठीक है यार। ठीक होता, ठीक है। अगर अगर चंद्रमा यहां पर होता, तो हम कहते हैं यार थोड़ा सा दिक्कत देगा, छठे में है, अपने से छठे में है, गोचर कर रहा है। तो अभी आप इस नियम को भी देखोगे तो ये नियम भी काम काम कर जाएगा अभी गोचर का, ठीक है जी। हम्म। अभी मैं आपको, आज मैं सरल ज्योतिष करा रहा हूँ, टफ ज्योतिष नहीं करा रहा आज आपको, ठीक है। तो टफ टफ ज्योतिष ये क्या है, ये ना, ये बेसिक्स हैं। ये लगभग मतलब जो कि मतलब कोई कोई लुल्लू पुल्लू सा भी देखेगा तो कर जाएगा इस वाले। मगर जब हम आगे चलते हैं तो हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी हम एडवांस की बातें नहीं कर रहे। आज मैं आपको बेसिक्स से सारी चीजें क्लियर करूंगा,
ठीक सारी है चीजें। सर, एक बार आपने ना अब डायरेक्ट, एक और बता देता हूं आज आपको, दशा और अंतरदशा और समझ लो फिर। ठीक है। दशा और अंतरदशा, ये मैंने अभी कराया नहीं है टॉपिक, ठीक है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी कोई पूछता है तो कैसे देखोगी, ठीक है। दशा को कहते हैं एमडी, ये भी छोटा सा नियम बता रहा हूं बस अभी, ये महादशा और ये होती है अंतरदशा, ठीक है। अगर इन दोनों का संबंध 3 और 5 का बनेगा, तो गुड। 1 और 7 का बनेगा, न्यूट्रल। 4 और 10 का बनेगा, बैड। 6 और 8 का बनेगा, बैड। 2 और 12 का बनेगा, तो एवरेज। क्या है सर ये लास्ट में? एवरेज, एवरेज। अच्छा। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि किसी की दशा चल रही है जुपिटर की, महादशा, ठीक है। चलो इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं। जैसे देखो, एक व्यक्ति का जन्म होता है, मेरी बात को समझना, किसी एक व्यक्ति का जन्म होता है एक ही दशा में, उसका उत्थान भी हो जाता है, उसका पतन भी हो जाता है, एक ही दशा में हो जाता है ना। कई बार दशाएं अच्छी भी जाती हैं, दशाएं खराब भी जाती हैं, बड़ा ऐसा तो होता है ना। भाई मान लीजिए कि किसी की जुपिटर की दशा चालू हो गई, तो जुपिटर की दशा चालू हो गई तो जुपिटर में पहले जुपिटर आएगा, फिर जुपिटर में वो कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। तो हम कैसे डिकोड करेंगे, ठीक है। तो हम जहां पर जो जो दशा है उसको गिनेंगे, उस पर हाथ रख लेंगे हम। ध्यान से समझो, दशा के ऊपर हाथ रख लेंगे। मान लीजिए जुपिटर में किसकी दशा चल रही है, वीनस की। तो वीनस जुपिटर से कहां पर बैठा है, 1 2 3 4, चौथे में। तो कौन सा संबंध बन गया, 4 10। अभी अभी जो लिखवाया है, क्योंकि यहां से तो चौथे उल्टा में कर है, देंगे। और अगर वीनस से जुपिटर देखेंगे तो 10वां हो जाएगा ना। हम्म। तो हम क्या कहेंगे, थोड़ी सी खराब जाएगी दशा, ओके। बैड दशा, ठीक है। अगर जुपिटर में चंद्रमा आ जाएगा, तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो और खराब। ये कौन सा पड़ेगा नंबर हमारा? 1 और 8? 8 8 8 6, 8 और 8 और 6, मैंने 6 8 लिखवाया ना, तो उसको 8 6 भी तो देख सकते हो। तो उसको 6 क्यों देखेंगे जुपिटर को? मुझे कैसे पता अगर 6 देखेंगे? मैडम 8 पहले जहां पर हाथ रखोगे, मून से जुपिटर कौन सा है, 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। एक्सेस कौन सा बन रहा है, तो आपको ये वाला एक्सेस देखना है, 8 पहले जुपिटर से देखना है, समझ गए। हम्म। तो इस तरीके से हम दशा अंतरदशा का अनुमान लगा सकते हैं कि किसी की दशा अंतर, ये बड़ा सिंपल सा नियम है। तो इस नियम को थोड़ा सा, तो इससे आप बता सकते हो कि भाई उसकी दशा कैसी जाएगी, उसकी अंतरदशा कैसी जाएगी, ठीक है जी। तो ये दशा अंतरदशा का नियम भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, बता दिया। ठीक है। मतलब इसको हम डिटेल में भी करेंगे आगे चल के, मगर मैंने इसलिए बता दिया कि चलो, जब हम बेसिक कर रहे हैं तो फिर बेसिक तो खत्म करा ही दें। और बताओ, नवांश समझ आ गया था। ना नवांश हम इसके बाद एक बार करेंगे। नवांश सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। सम विभाजन, ज्योतिर्लिंग, ये सब समझ आ गए थे। और D9 नवांश जो है ना वो करता है प्रॉब्लम। अब ना मेरे को 2 चीजों में प्रॉब्लम है। फॉरेन ट्रैवल भी समझ आ गया था, एक तो नवांश में, और एक लॉन्गिटिविटी जो आपने बताया था वो मैंने बहुत ट्राई कर लिया। और सब मैरिज वाला ये है, आप एक कुंडली खोलो, मैं बताती हूँ करके। ठीक है, चलो सबसे पहले नवांश और को देख इसको लेते हैं, तीनों तरह से करेंगे। है अरे ना। नवांश करा रहे हो आप ये मैरिज? हाँ, नवांश।
नवांश को देखेंगे पहले हम, ठीक है। हम्म। तो नवांश में मैंने क्या बताया था, देखो नवांश में कुछ नहीं देखना, नवांश बड़ा सिंपल है। अगर कोई प्लेनेट सूर्य के साथ होता है तो वो अस्त दिखाई देता है आपको, हम्म। पहला नियम। तो भैया हम कहेंगे भाई मरकरी अस्त है। बट नवांश में नवांश में सूर्य से अगर वो 2 घर आगे है तो ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट देगा। तो वो रिजल्ट दे देगा, पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम हमने नवांश में ये देखते हैं कि भाई, क्या हाल है भाई, बढ़िया, आ गया तू, चल बढ़िया भाई। देख तूने मकान कैसा बनाया हमारा। हेलो। तो मैडम दूसरा नियम ये देखते हैं कि कोई प्लेनेट यहां पर किस राशि में बैठा है। जैसे मान लीजिए हम जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर, जुपिटर है ना, जुपिटर यहां पर, और नवांश में कहां पर बैठा है, 6 नंबर राशि में बैठा है। तो ये जो 6 नंबर राशि है कहां पर पड़ेगी, इस कुंडली में यहां पर पड़ेगी। तो तो ये पहले घर जुपिटर, की रिजल्ट भी देगा। तो जुपिटर पहले करके रिजल्ट भी देगा। ये है दूसरा, ठीक है। तीसरा नियम नवांश का मैंने ये बताया था कि हम ये देखेंगे नवांश के अंदर कि भाई कोई प्लेनेट है वो यहां तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर उच्च का दिख रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य होता और उच्च का होता, मतलब सूर्य यहाँ पर बैठा होता मान लीजिए, ठीक है, तो उच्च का हो जाता ना। और हम्म। नवांश में जाके सूर्य मान लीजिए, सूर्य मान लीजिए नीच का हो जाता, यहाँ पर बैठ जाता, हम्म। है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई सूर्य शुरुआत तो अच्छी देगा मगर एंड अच्छा नहीं करेगा, एंड रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। क्योंकि ये जैसे आपका भाग्य है वैसे ही आपके प्लेनेट का भी भाग्य को ये प्लान ये नवांश कुंडली दिखाता है, ठीक है जी। ठीक है। तो नवांश को इसीलिए देखना महत्वपूर्ण है कि आपके प्लेनेट में कितना दम है। और आपका वर्गोत्तम है। और इसमें नवांश में पता लगा, और एक होता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम से ये पता लगता है कि भैया कि कोई भी प्लेनेट है वो अगर यहाँ पर भी सेम सेम राशि में है और यहाँ पर भी सेम राशि में है तो वो प्लेनेट वर्गोत्तम हो जाएगा। और वर्गोत्तम का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसके रिजल्ट एनहेंस कर देगा। उसके रिजल्ट इनहेंस कर देगा, यानी कि पूरी दबा के ठोकेगा। तो जैसे कि मेरा जो मंगल है मान लो वर्गोत्तम है इस कुंडली में, तो मंगल इस कुंडली में कैसा प्लेनेट है, आ, खराब। मैडम बड़ा सिंपल सा देखो, रूल देखो ना आप। हाँ, खराब है। मरकुरी की राशि मरकुरी का है। मरकरी का है, और मरकरी, और वैसे भी देखो ये तीसरे घर का और छठे 8वें घर का लॉर्ड है ना मैडम, इस चीज से भी ध्यान रखे करो। लॉर्डशिप देखो ना कौन से घरों की है, खराब घरों की लॉर्डशिप है ना इसके बाद। तो मंगल भैया पिटाई लगाएगा मेरी यहाँ पर, जब जब आएगा जीवन में मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, झगड़े करवा देगा, एक्सीडेंट करा देगा, बात समझे। तो क्योंकि वो पावर में ज्यादा हो गया मंगल। बुध इस कुंडली के अंदर वर्गोत्तम है मगर बुध इस कुंडली के अंदर अच्छा है। भाई बुध तो मैडम खुद ही है, ये लगन है, बुध का तो लगन ही है मैडम, क्यों। हेलो। कहाँ है सर आपका वर्गो है, वर्गो कन्या। हाँ तो मैडम कन्या का बुध बुध नहीं होता क्या स्वामी। हम्म। कन्या का स्वामी मरकरी होता है। हाँ बुद्ध बुद्धि तो कह रहा हूँ, मरकरी को बुद्धि अरे, कहते हैं। वो मैं जुपिटर लेके चल रही थी। हाँ ठीक है, तो बहुत ठीक अच्छा है है, इसका तो मतलब। मरकरी बहुत अच्छा है इसमें, तो मरकरी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि मरकरी भी सेम हाउस में, सेम राशि में बैठी सेम राशि में है ना, तो मरकरी अच्छा है, तो मरकरी मरकरी बंदे को एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी दे देगा। वो बात अलग है कि बड़बोला भी बना देगा मगर एनालिटिकल स्किल्स भी देगा, है ना। तो जो भी हाउ टू मरकरी का, से पर बोला मरकरी के लिए, बिकॉज मरकरी इज फॉर बुद्धि, बिकॉज मतलब इट सिट्स विद सूर्य। मरकरी कम्युनिकेशन भी तो है, ओके। मरकरी कम्युनिकेशन भी तो है। तो कम्युनिकेशन पावर या तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेगा तो फिर बोलने वाला भी बनाएगा,
ठीक है सर, मैं फटाफट 4 रूल्स बता देती हूँ, आप मुझे बताए थे। पहले हम इसमें देखते हैं कि वो अस्त प्लैनेट जो है इसका, वो यहाँ पर 2 घर सूर्य से आगे है, तो वो अस्त नहीं है, सूर्य के साथ जो बैठे हुए हैं। सेकंड, हमें वर्गोत्तम मुझे समझ आ गया, सेम राशि, बट उसमें वो देखना पड़ता है कि वो इसके लिए अच्छा है बुरा है। और एक आपने क्या बताया था रूल, कि अगर वो बाई चांस जैसे कि मून या 11 नंबर में है और यहाँ मून है आपका 8वें नंबर में, यानी यहाँ पर ये मून ना हमें तीसरे घर के भी रिजल्ट देगा। परफेक्ट, बस ठीक है, समझ आ गया। D9 इतना टफ लग रहा था मुझे, है ना? टफ तो है नहीं ना, एस्ट्रोलॉजी सिंपल है अगर सिंपल तरीके से समझोगे तो। ठीक है, और बताओ क्या समझ नहीं आया? सर बता दो 2-3 चीजें। आजा एक तो पूछते जाओ। सर मैरिज का जब आप ओपन करोगे, मैं कुंडली की डिकोड मैं करूंगी, और ठीक है, लॉन्गेटिविटी मुझे एक तो समझ नहीं आई। नहीं लॉन्गेटिविटी को तो हम एक बार दोबारा से कर लेंगे। ठीक है सर जो, करेंगे तो बताओ, ऐसा ना हो ना हाँ नहीं करेंगे करेंगे करेंगे, लॉन्गेटिविटी को दोबारा ट्रांजिट करेंगे। फिर से करेंगे आप कह रहे हैं, ट्रांजिट फिर से अष्टवर्ग, करेंगे, अष्टावर्ग करेंगे हम। और वो अस, करेंगे लॉन्गेटिविटी आप कह रहे हो करेंगे। हाँ, और शादी का बता देता हूँ। शादी शादी को का D9 में एक बार मैं हाँ आपने जो बताए थे रूल्स, उसको एक बार था। हाँ, शादी को एक बार डिकोड करते हैं। तो शादी के लिए क्लियर, तो इसी पे कर लें या किसी और पे करें? सर इसी पे कर लेते इसी पे कर लेते हैं। अच्छा, तो शादी के लिए मैंने बताया था सबसे पहले लगन देखना पड़ेगा व्यक्ति का D9 के अंदर। ठीक है जी, इस कि पे लगन, दृष्टियां। लगन के ऊपर दृष्टियां देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले सूर्य की दृष्टि आती है, और सूर्य को हम एक मैलिफिक प्लेनेट, बहुत अच्छा प्लेनेट तो मानते नहीं है, तो सूर्य की हो गई। तो थोड़ा सा दिक्कत तो देगा। ठीक है जी, और किसी की दृष्टि? बताओ। बता रही हूँ, शनि की तो है ही नहीं, शनि की है ही नहीं, बस तो फिर हो गया। बस और कोई भी नहीं है। ठीक है, मगर लगन के ऊपर तो और कोई दृष्टि है नहीं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई और दृष्टि नहीं है, सिर्फ पाप दृष्टि है, कोई शुभ दृष्टि नहीं है। इसका मतलब कि शादी की भी इच्छा होगी, आपने बताया था। हाँ शादी की इच्छा तो होगी, मगर मगर बहुत, मगर लगन के ऊपर दृष्टियां भी तो खराब है, लगन थोड़ा सा खराब भी तो है। ठीक है, अगर हम लग्नेश को देखते हैं, बुध अर्थ को, का लॉर्ड मर्क्यूरी। ठीक है, तो मरकरी, अब हम देखेंगे मरकरी को, यहाँ पर हम मरकरी को देखेंगे कि भाई मरकरी के ऊपर किस किस की दृष्टि है, तो किस किस की दृष्टि है? बता रही हूँ सर, एक सेकंड तो बस मुझे। मंगल की तो नहीं है, हम्म, सूर्य की भी नहीं है, शनि की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो लगन देता है इंफॉर्मेशन, क्या देता है? इंफॉर्मेशन। तो अगर लगन और लग्नेश बली होंगे तो व्यक्ति की शादी जल्दी हो जाएगी, टाइम पे। ठीक है, तो इसमें ठीक थे, बली थे। लगन भी कह रहा है भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर तो जब मर्जी शादी करो ले, और इच्छाएं भी बतेरी थी शादी की, है ना? तो मतलब इतना कोई बुरा नहीं था। ठीक है जी, तो शादी होगी इस व्यक्ति की, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब आगे आते हैं, अब हम कहते हैं कि भाई शादी में थोड़ा सा क्या अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। तो शादी में सूर्य सप्तम भाव में बैठ गया, पाप ग्रही। ठीक है जी, हम्म। तो सप्तम भाव में पाप ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य का बैठना तो खासतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। हम्म। ठीक है जी, तो सूर्य सप्तम भाव में बैठ गया तो शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ शादी में प्रॉब्लम्स देगा, शादी में प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, इसके बाद हम चौथा घर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये होता है सुखों का घर। शनि की दृष्टि आ रही है इस पे, यहाँ पर शनि की दृष्टि आ गई, बस वही आ रही है। तो शादी में कुछ ना कुछ सुखों में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी। ठीक है, और वैसे तो देखो जीवन में मैं कहता हूँ सभी के रहती है थोड़ी बहुत दिक्कत तो शादी में, है ना? तो हम इस तरीके से चीजों को, नवांश को समझने की कोशिश करेंगे, या नवांश नहीं, सिर्फ नवांश नहीं, हम कोई भी वर्ग चार्ट लेंगे, मान लीजिए हम D7 लेंगे कभी आगे चल के, हम 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 D10 का एनालिसिस करेंगे, तो जॉब उसमें, के लिए। हाँ जॉब के लिए, तो उसमें ऐसे ही देखा जाएगा, लगन, लगनपति और भाव। ठीक है, देखो हमेशा
एस्ट्रोलॉजी के बड़े तीन सिंपल रूल्स हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर देना है, ठीक उसी है। को फाइंड आउट करना है। किसी ने शादी के बारे में पूछा है तो सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव से रिलेटेड चीजें हैं। किसी ने रिलेशनशिप के बारे में पूछा है तो पंचम भाव के बारे में देखेंगे। किसी ने और कुछ पूछा है तो कैरियर के बारे में 10वें भाव के बारे में देखेंगे। किसी ने विदेश के बारे में पूछा है तो तीसरे को, 9वें को और 12वें को देखेंगे, पहला और 12वां आपने। है ना। तो मतलब इस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे चीजों बट को, अब ठीक है जी। D9 में अलग तरीके से देखते ना। हाँ, D9 थोड़ा सा उसका वो डीप एनालिसिस हो गया ना उसका, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है जी। ठीक। और बताओ। अच्छा सर, वो ना एक चीज वो बताना, जो आप इंटरलिंक डेस्टिनी बता रहे थे, एक एग्जांपल उसका दो। इंटरलिंक डेस्टिनी तो मैंने अभी अभी तक करवाई नहीं है। करा तो दी सर, करा नहीं दी। नहीं, इंटरलिंक डेस्टिनी हम करेंगे। अरे सर हाँ बताया तो था, हर हाँ, चीज चलो में जो चलो। वो घुमा घुमा के करते हैं जो। नहीं नहीं, वो इंटरलिंक डेस्टिनी, अच्छा वो वाला इंटरलिंक डेस्टिनी, वो वाली इंटरलिंक डेस्टिनी, देखो क्या होता है कि, एक मिनट रुको। देखो इंटरलिंक डेस्टिनी क्या होता है, जैसे ये घर है, ये घर आपका है और ये आपकी कुंडली है। जो दूसरा घर है ये आपके परिवार का है। ये तीसरा घर है ये आपके भाई का है। चौथा घर है आपकी मदर का है। हम्म। पांचवा घर आपके बच्चों का है। हम्म। छठा घर आपके शत्रुओं का है, ऋण रोग शत्रु। सातवां घर आपके स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है। आठवां घर आपके ससुराल का है, ये आप खर, खर, नौवां घर आपके पिता का है। हम्म। 10वां घर आपके कैरियर का है। 11वां घर आपके बड़े बड़े भाई बहनों का है। और 12वां घर आपके खर्चों का है। तो अगर मुझे पिता के बारे में जानना है तो मैं इसको लगन बना दूंगा, जो मैंने घुमाया था, तो पिता का चार्ट बन जाएगा। माँ के बारे में जानना है तो मैं इसको लगन बना दूंगा। भाई के बारे में जानना है तो इसको सर अगर एक को आप घुमा के अगर बता। आप अगर आप इसको वैसे भी देखो, अगर आप इस, चलो एक घुमाते हैं। सर आप लियो स्टार ज्यादा यूज करते हैं या पराशर लाइट? मैं दोनों यूज करता हूँ, फोन पे वो यूज करता हूँ, और डीप में देखना होता है तो मैं ट्रांसफर करता हूँ। तो उसमें घूमता घूमता नहीं है ना चीजें, ठीक है। चलो ये देखो, अगर हम यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी और की कुंडली खोली, आपकी नहीं खोली, तो हमने एक किसी की कुंडली खोली रीचा नाम की। तो अगर हमें इसके पिता के बारे में जानना, तो हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, तो इसके पिता से रिलेटेड क्वेश्चनों का जवाब देखेंगे। क्यों जवाब दे देंगे, इसका लॉजिक भी समझाया था मैंने, कि जो प्रथम भाव है, अगर हम पिता के भाव से देखते हैं तो पिता का भाव तो ये है, और प्रथम भाव क्या है। देखो आप अपने पिता की संतान हो तो आपकी संतान का 5वां घर होता है, हम्म। और आपके पिता की संतान का भी, पिता की आप संतान हो तो देखो 1 2 3 4 5, 5वां घर ही तो है पहला। बड़ा भाई, बड़ा भाई यहां से देखते हैं तो बड़े भाई के आप छोटे भाई हो, तीसरा घर होता है छोटा भाई बहन। तो बड़े भाई के घर से तीसरा घर आपका ही है। बात समझ गए आप। हाँ जी। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको रोटेट करके किसी के बारे में क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं, कि भाई जैसे कि इस जातक के बारे में हमने बात करी थी, और वो बिल्कुल रीचा ने, देखो उस टाइम आपने देखा भी था हमारी रिकॉर्डिंग्स, रीचा कहती थी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमने इसको रोटेट करा, तो मैंने रीचा के पिता कौन थे, गवर्नमेंट टीचर, जुपिटर, ठीक है जी। हम्म। इनके पिता की मैरिज लाइफ अष्टम भाव में घुस गई, कहीं ना कहीं दिक्कत थी। हम्म। जो हमारी बातें हो रही थी, तो ये इस हम्म। तरीके से देखो, यहाँ पर चीजें पता लगती है। तो इसे इसे हम इंटरलिंक डेस्टिनी कहते हैं। हमारी डेस्टिनी है आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, हमारी डेस्टिनी है आपस में, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट।
आई डोंट थिंक सो कोई है। कल सर आप बार बार कह रहे थे ना कि एक एग्जांपल वाला कि तो शटाया में भी चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसलिए खराब है, इसलिए खराब है। वो आपको वो मैं छटापटाट उतार था ना कुंडलियों को देखे, तो अब आज आपको समझ आ गया वो त्रिशटाया में चला गया, यहाँ पर चला गया। देखो मैंने आपको ये कहा था उसमें कि अगर कोई त्रिशटाया का लॉर्ड है, खराब घरों का लॉर्ड है, तो अगर जो खराब लोगों के साथ ही बैठेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अच्छा रहेगा। और खराब घरों में ही बैठे, और खराब घरों में ही बैठे, उपचया हाउस में बैठे, त्रिशटाया में बैठ जाए, त्रिक में बैठ जाए, तो वो अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। हाँ मैडम ठीक है, खराब घरों में पड़े रहेंगे तो अपना वहीं पर नुकसान करते रहेंगे बैठे सर बैठाए। एक एग्जांपल उसको दे दो। देखो मैडम, मैं एक एग्जांपल ये था, मान लीजिए कि भाई मंगल है इस कुंडली के अंदर, ठीक है, मंगल इस कुंडली के अंदर मान लेते हैं, मंगल इस कुंडली के अंदर त्रिशटाया का लॉर्ड है ना। तो और इसका दुश्मन भी है शनि का, भाई एक इस मिनट कुंडली में। सर, शाया मतलब 11th हाउस का में है, ओके। और जुपिटर का दुश्मन भी है। मैडम मेरा एक 11th हाउस फ्रेंड में है सर। थर्ड, मैडम हाँ, थर्ड का लॉर्ड है। मैडम आप कैसे बातें करते हो, मैं आपको अच्छा, लगन की बातें करता हूँ आपसे हमेशा, आप जुपिटर को देख रहे हो, लगन को देखो। लगन है शनि। हाँ तो अब बताओ, शनि के लगन में मंगल कैसा रहेगा, बुरा है। बुरा है। तो यहां पर हमने कहा कि भाई त्रिशडाया लॉर्ड है, और वैसे भी वो त्रिशडाया लॉर्ड है, तीसरे घर का लॉर्ड है, और तीसरे घर का लॉर्ड अगर 11वें घर में चला जाएगा तो ठीक है। 11वें घर के अंदर कोई भी प्लेनेट ठीक रिजल्ट दे देता है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो खराब घरों के लॉर्ड है, जैसे त्रिशडाया का लॉर्ड है, तीसरे का, छठे का, 11वें का जो लॉर्ड है, वो इन्हीं घरों में घूमते रहे आपस में, तो ये ठीक है। मंगल अगर यहाँ पर आ जाएगा, छठे घर में आ जाएगा, तो शत्रुअंता भी बना देगा, चीजों को खत्म करेगा ना। त्रिशडाया लॉर्ड है, तो आपस में ये एक दूसरे के घरों का ध्यान रखते हैं, तू खराब मैं खराब, दोनों भाई खराब खराब, तो एक दूसरे के घरों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत, देखो हमारे परिवार के अंदर बैठ जाए वो व्यक्ति, तो हमारे परिवार में खराब करेगा ना, हमारे परिवार को, हमारे सुखों में बैठ जाए तो हमारे सुखों को खराब करेगा। ये हाउस बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा। ये वाला हाउस आपके पारिवारिक सुख, लग्जरी लाइफ, इन सबको खराब कर देगा। ये वाला जो घर है ये आपके सुख है, परिवार है, वो आपका स्पाउस है, और यहाँ पर बैठ जाएंगे तो खराब कर देंगे इन घर। तो ये वाले घर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट से घर है ना हमारे, ये बेचारे प्यारे प्यारे से घर हैं ये हमारे। इन प्यारे प्यारे घरों में प्यारे प्यारे प्लेनेट आने चाहिए, ज्यादा खराब प्लेनेट नहीं आने चाहिए इन घरों में। जो इस कुंडली के लिए अच्छे प्लेनेट हैं वो इन घरों में आने चाहिए, जो इस कुंडली में खराब प्लेनेट है वो खराब घरों में जाने चाहिए। और 11वां घर क्या होता है, देखो 11वां तीसरा घर मेहनत का होता है, तो मेहनत के घरों में कोई प्लेनेट बैठ भी जाएगा खराब तो मेहनत करा देगा थोड़ी सी, बात समझे। पिता के घर में बैठ जाएगा तो पिता से जूता बजवा देगा, भाग्य के स्थान में बैठ जाएगा तो भाग्य खराब कर देगा, 5वें स्थान में बैठ जाएगा तो क्रिएटिविटी खराब कर देगा, बच्चों के साथ संबंध खराब कर देगा, 8वें घर में बैठ जाएगा तो क्या कर देगा, क्या कर देगा, थोड़ा बहुत दुख वुख दे देगा। और वैसे भी अगर हम कहते हैं कि छठे, 8वें और 12वें घर के जो लॉर्ड होते हैं आपस में, अगर ये एक दूसरे के घरों में बैठ जाएं तो इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत राज। विपरीत राजयोग। तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं एक तरीके से देखा जाए, ठीक है जी। आपको हमेशा डिसीजन लेना है लगन को देख कि लगन को देख के आप डिसीजन लोगे, आप किसी प्लेनेट को देख के डिसीजन नहीं लोगे कि भाई कि प्लेनेट कैसा है। इस कुंडली के अंदर मान लीजिए हम जुपिटर की बात कर लेते हैं, तो जुपिटर इस कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है। हम्म। अब बात समझ गए, हाँ। क्योंकि एक तो वो त्रिशिडाया लॉर्ड है, और दूसरा वो मारक भी है। मारक दूसरा और 7वां घर मारक नहीं होता, अभी तो बताया था। हम्म। देखो आप जुपिटर की लॉर्डशिप देखो, जुपिटर को जहां बैठा है वो मत देखो, आप जुपिटर लॉर्डशिप देखो कि जुपिटर की लॉर्डशिप कहाँ पर है, कि वो किस किस घर का मालिक है। मैडम देखो जो, देखो अपनी बात को समझो, जो जिसके पास जो होगा, मेरी बात को ऐसे समझो, जिसके पास जो होगा वो वही चीज देगा।
और वो जिस घर में जाएगा या तो अपने घरों की चीजों को देगा या वो उस घरों की चीजों को लेगा, यही तो करेगा। अगर कोई खराब घर का लॉर्ड आएगा तो वो खराब चीजें देगा और आपके घर से अच्छी चीजें ले लेगा। ठीक है। सिंपल सा देखो, जैसे हम करते हैं, हमारे घर के अंदर कोई चोर आ जाएगा तो वो हमारे घर से कुछ चुरा के ले जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम चीजों को समझना चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे आप समझना चालू कर दोगे। और इसका जो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि वो जो लॉर्ड है वो अच्छे घर का है या बुरे घर का है। इस कुंडली के अंदर जैसे कि हम कहते हैं कि भाई वैसे तो जुपिटर इस कुंडली के अंदर बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं है, थोड़ा दुख भी देगा, मगर वो धन भाव का भी लॉर्ड है, धनेश भी है, दूसरा और 11वां घर धनेश भी तो होता है, तो धन तो देगा। जुपिटर की दशा में इस व्यक्ति को धन तो मिलेगा मगर हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता है ना, मार्केश भी है, ठीक है। और परिवार में कुछ ना कुछ झगड़े करवा सकता है। परिवार से 12वें घर में बैठा है, 12वें घर का दूसरे घर का लॉर्ड है और अपने घर से 12वें घर में बैठा है। अगर हम सेकंड हाउस से देखेंगे तो ये अपने से 12वें घर में बैठ गया ना, तो अपने से 12वें घर में बैठ गया तो इस घर का नुकसान करेगा बिल्कुल। दूसरे घर का। दूसरे घर में क्या होते हैं, दूसरे घर में हमारा परिवार होता है, उनके संबंध होते हैं, ठीक है सर। ठीक है जी। क्योंकि ये जो कुंडली है ये शनि की कुंडली है और शनि की कुंडली में जुपिटर वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। जुपिटर वैसे तो बहुत अच्छे प्लैनेट है, तो जुपिटर का स्वभाव है, देखो कोई प्लैनेट अपने स्वभाव का हमेशा ध्यान में रखेगा। जुपिटर इनको इसको ज्ञान देंगे, जुपिटर इसको नॉलेज देंगे, सब कुछ देंगे, मगर खराब भी देंगे, नुकसान भी देंगे, ठीक है जी मैडम। तो इस तरीके से हम प्लैनेट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस कुंडली में अच्छा है। जैसे कि अगर हम एक कुंडली और खोल लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो हम एक कुंडली और खोल लेते हैं, मान लेते हैं किसी की खोल लेते हैं, जैसे मान लो इसमें खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये किसी जातक की कुंडली है मान लो, ठीक है, नाम नहीं लेंगे कौन है, ठीक है जी। अगर ये किसी की कुंडली है तो इस कुंडली के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन सा प्लेनेट अच्छे हैं हमारे ढंग से, खराब है हमारे। चंद्रमा की कुंडली है तो मंगल अच्छा है। हाँ जी सर, एक सेकंड, बस एक सेकंड। मेड मेड हेलो, हाँ बोलो बोलो। क्या चीज, क्या चीज? 250 ग्राम ले ले, बहुत है। ठीक है ओके। सॉरी, वो मेड सब्जी नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस कुंडली में अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल को योग कारक प्लेनेट कह देंगे, केंद्र का और त्रिकोण का लॉर्ड है, ठीक है। तो हर प्लेनेट हर जगह पे अपनी भूमिका निभाएंगे। मंगल को योग कारक इसलिए कहा है क्योंकि वो केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी है, तो अच्छे रिजल्ट देगा, कहीं भी हमारे खराब रिजल्ट नहीं देने वाला वो हमें। इस कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छा प्लेनेट है क्योंकि जुपिटर हमारा 9वें का लॉर्ड है, मगर कहां का लॉर्ड भी है, छठे का लॉर्ड भी है। हाँ, तो छठे का रिजल्ट भी देगा। छठे का रिजल्ट भी देगा। और जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? इट इज नाइन्थ। नाइन्थ ही है, तो नाइन्थ का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा दे सकता है ना। नाइन्थ हाउस या नाइन्थ, जहाँ पे वो प्लैनेट, वो नाइन्थ नाइन्थ राशि, हाउस नहीं, नाइन्थ हाउस नहीं, नाइन्थ, नाइन्थ राशि है ना। और तो सब प्लस हम ये भी मानेंगे वो राहु के साथ ही बैठ गया, मून के साथ ही बैठ गया, सैटर्न के साथ भी। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत देता है। और फिर जुपिटर पाप कर्तरी योग में भी है सर चारों ही पाप कर्त्री में चले गए, है ना। तो ये चारों पाप कर्तरी योग में चले गए, है ना। तो आपको जो भी जातक है इसको दिक्कत तो होगी दूसरे घर की, पाप कर्तरी योग में है। तो ये प्लेनेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे ही। तो इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। जैसे इस कुंडली के अंदर वीनस जो था, जो हमने कल बात करी थी, वीनस इस कुंडली के अंदर 11वें घर का भी लॉर्ड है,
और चंद्रमा का शत्रु भी है अगर देखा जाए तो। एक मिनट, चंद्रमा का चंद्रमा को बहुत, शत्रु है, न्यूट्रल है सर। हाँ मैडम न्यूट्रल है, मगर यहाँ पर तो त्रिशिडाया लॉर्ड बन गया ना वो, तीसरे छठे और 11वें घर का लॉर्ड है ना। 11वें घर में 2 नंबर राशि है ना मैडम, हाँ। तो 2 नंबर राशि है तो वो शुक्र की राशि है ना। हम्म। तो शुक्र को हम बहुत अच्छा नहीं मानते कि भाई ठीक है। लेकिन वो 10th हाउस का भी तो लॉर्ड है। 10th का नहीं है मैडम, 4th हाउस का है। ओके। हाँ 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 हाँ, उसी में बैठा है, ठीक है। ठीक है, उसी में बैठा। तो क्या हम कहते हैं कि ठीक है इतना बुरा नहीं है, मगर फिर भी वो रिजल्ट भी तो देगा ना। वहां के मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है, 11वें घर की है ना, तो धन तो दिलाएगा, धन तो दिला सर देगा। कभी आप कहते हो धन मिलेगा, कभी कहते हो मैडम नहीं मिलेगा। देखो मैडम ये, मैडम देखो अब इसमें संबंध भी तो देखोगे ना आप। मैं धन तो दिलाएगा मगर पारिवारिक सुख में कमी करेगा ना। कुछ एक ही मिल रहा है काफी। हाँ कुछ देखो, धन किस लिए दिलाएगा, क्योंकि ये धनेश भी है, 11वें घर धनेश भी तो होता है। और मैंने क्या बताया था कि 11वें घर का संबंध बन गया, किससे बन गया, केंद्र से बन गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, अभी हम धीरे धीरे करेंगे तो और ज्यादा पता लग जाएगा। हाँ। देखो एक जैसे जैसे कि आपने मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे धन मिल जाएगा, मैंने वीनस देखा हाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आया, मेरे परिवार के सुख कैसे रहेंगे, मैं वीनस को देखूंगा खराब रहेंगे। मेरी, अब बात समझ गए, एक ही प्लेनेट अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। एक ही। सर इसी हम्म। में हम ये जो D9 चार्ट है, मैं कल आपसे जो बात पूछ रही थी, हमारा बैठा हुआ है केतु और 11th शनि की राशि है, हाँ शनि। हाँ ठीक है, अब इस पे दृष्टियां तो देखनी पड़ेंगी ना। हाँ, तो इस पे इस दृष्टियां देखनी पे पड़ेंगी। मंगल की दृष्टि नहीं है, हाँ नहीं है। राहु की दृष्टि है, हाँ ठीक है। देखो प्लस मैडम, जुपिटर की दृष्टि भी तो है, जुपिटर की दृष्टि। हाँ मैडम जुपिटर की दृष्टि पे तो शादी का मन तो कर रहा है, मैं करना तो सब करूंगी मन शादी की में। बातें करे मतलब। इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम लगन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हाँ, लगन हाँ से। कि हाँ भाई, हाँ भाई इस व्यक्ति और तो की, कोई दृष्टि इस पे नहीं है। हाँ और कोई दृष्टि नहीं, तो हम कहते हैं शुभ दृष्टि है इसके ऊपर। अच्छा, मुझे खुश मत करना, बस आराम से। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ इसके, मैं बता ही नहीं रहा कि किसका चार्ट है, मैं कह रहा हूँ कि ये जिसका भी इसमें चार्ट है। जुपिटर की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है। हाँ राहु की दृष्टि भी है, तो एक खराब और होगी क्या एक अच्छी होगी। दृष्टि होगी, और क्या मगर होगी। मगर जुपिटर की दृष्टि ठीक मानी जाएगी, है ना, शुभ दृष्टि होगी ना। और ठीक है, ये वाली चीज हो गई, और क्या देख। अब हम इसके लॉर्ड को देखेंगे। 11th का लॉर्ड बैठा हुआ है, 11th मतलब शनि, वो हम्म। आगे ही बैठा हुआ है उसके, दोनों फर्स्ट और सेकेंड हाउस। हाँ फर्स्ट और सेकंड हाउस में बैठेगा ना। अच्छा, वो बैठा हुआ है 11th हाउस में, बैठा हुआ है इसका लॉर्ड, मार्स के साथ बैठा हुआ है, वेरी मार्स गुड। के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तब शनि मार्स के साथ बैठा हुआ है, आपने एक बार बताया था कि हाँ तो वो कहता है कि एक्सीडेंट। मैं शादी लेट करा दूंगा, एक्सीडेंट वगैरह, मतलब मैं शादी में देरी कर, क्योंकि हम अभी हमारा शादी का क्वेश्चन है ना, तो अभी हम एक्सीडेंट पे थोड़ी जा रहे हैं। अभी हम जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करेंगे ना। अभी हम किसी और चीज के नहीं ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि D9 के अंदर हम वो चीजें नहीं देख रहे कि वो क्या कराएगा, कैसे कराएगा, क्या कराएगा। अभी हम जो चीज खोज रहे हैं हमें हमें वो फाइंड आउट करनी है हाँ, उसको। 11th का लॉर्ड मार्स के साथ। मार्स के साथ बैठा है भैया, मार्स के साथ बैठेगा तो दिक्कत करेगा, ये मगर डिवोर्स भी कराएगा, डिवोर्स। नहीं, डिवोर्स नहीं कराएगा। क्यों नहीं ठीक कराएगा। है, आगे सुनो, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी है। ठीक है। आगे जुपिटर की दृष्टि। सर आप मेरे को प्लीज वो करने के लिए मत बोलना, हाँ जो हाँ, सच। मैं बता रहा हूँ जुपिटर की दृष्टि भी तो आ रही है हाँ। आगे ना, जुपिटर की दृष्टि तो लगन सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लगन सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मैं इसकी शादी करा दूंगा, चाहे मैं लेट कराऊंगा, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि शुभ शुभ दृष्टि कहीं ना कहीं से पड़ गई। अगर शुभ दृष्टि नहीं पड़ती तो मैं एक बार को मना भी कर देता। बात समझ गए, क्योंकि शुभ दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए हमने कह दिया कि भाई इसकी इसकी शादी का बन जाएगा, इस व्यक्ति की शादी का, इस जातक की शादी का
कहीं ना कहीं से हिसाब किताब बन सकता है अगर ये थोड़ी सी मेहनत मारेगा। हाँ, मंगल थोड़ा सा इसमें गड़बड़ करता है और बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है मंगल। तो मंगल ने तो जितनी गड़बड़ करनी थी वो कर ली है अब तक। मगर अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रयासों से ही, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी को जब हम सीख रहे थे तो हमने कहा था कि प्रयास तो व्यक्ति को करना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जुपिटर रिजल्ट दे जाएगा। अब जुपिटर रिजल्ट कब देगा? बस जब जुपिटर रिजल्ट जब देगा, जब जब जुपिटर की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ये सब चलनी चालू हो जाएंगी, तो जुपिटर रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा हमें। ठीक है जी। क्लास का तो सर यहाँ तक आई थिंक हमने सब कर लिया है। तो फिर मैं रुक जाऊँ जरा, फिर यहाँ पर इसको मीटिंग को